अभी ग्रुप डी के सारे फेजेस का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और छात्रों में कौतूहल का विषय है कि कट ऑफ कितना जाएगा। यूआर कैंडिडेट में 60 से 62 के बीच मार्क्स आ रहा है। एक नंबर और कम कर दीजिए, 59 से लेकर 62 तक मार्क्स आ रहा है। कुछ बोर्ड में 58 भी जा सकता है। रीजनिंग में भी देखेंगे बड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन, बच्चों को पढ़ने में ही समय चला जा रहा है, समय खत्म जा रहा है। और करंट अफेयर्स भी इस तरह का पूछा है कि डायरेक्ट बच्चों को पकड़ में आ नहीं रही है, क्योंकि वेटिंग तो है नहीं, तो आगे एडजस्टमेंट इसका होना नहीं है। और जो सीट खाली होगा अगले वैकेंसी में ऐड होगा, तो आखिर इसका शिकार कौन हुआ? यही छात्र हुए। प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। अभी ग्रुप डी के सारे फेजेस का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और छात्रों में कौतूहल का विषय है कि कट ऑफ कितना जाएगा और किस तरह से रिजल्ट आएगा, कितना रिजल्ट आएगा। तो कुछ चीज़ें तो क्लियर है, लेकिन कुछ सवाल भी इस बार हो रहे हैं। और हम अभी मौजूद हैं प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर, और यहाँ पे आपको मालूम है कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में अग्रणी कोचिंग सेंटर है। और हमारे सामने इनके डायरेक्टर हैं नवीन सर। तो नवीन सर, बहुत बहुत शुक्रिया सच बिहार को समय देने के लिए। सबसे पहले तो सच बिहार के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मेरे तरफ से उनको सादर प्रणाम। और चूँकि ग्रुप डी का अभी जस्ट एग्ज़ाम समाप्त हुआ है, तो निश्चित रूप से स्टूडेंट में कौतूहल तो बना हुआ रहता ही है। और स्टूडेंट भी समझते हैं कि कट ऑफ क्या जाना चाहिए। हाँ, क्या जाना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें इशू हैं जिस पर ध्यान देने योग्य। एक इशू पे आप सबसे ज़्यादा बात कर रहे थे सर कि वेटिंग लिस्ट कुछ होता था हर साल, और इस बार उसे ख़त्म किया गया है। चूँकि बोर्ड का कहना है कि हम सारे सीट को फुल करेंगे, 1,03,000 जो है उसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन कंप्लीट तो हो जाएगा, लेकिन ग्रुप डी ऐसा है और बिहार में जो या फिर भारत में जो वैकेंसियों का हाल है, लेट फ्लेट चलते रहता है। ऐसा में क्या होता है कि सारे जो बीटेक का छात्र है वो और सारे छात्र हैं, सभी फॉर्म भर देते हैं वो, जबकि उनको जाना हो या नहीं जाना हो। तो कई बार वो ज्वाइनिंग के बाद भी छोड़ते हैं और फिर सीट खाली होता है और फिर वही सीट पुनः बोर्ड भरती है। तो ये वेटिंग वाला सिस्टम को लेकर क्या लगता है? एक्चुअली मैं वेटिंग के संदर्भ में इससे पहले रूल था कि 50% वेटिंग रिजल्ट रेलवे जारी करती थी। और इस बार जो ग्रुप डी में है या एनटीपीसी में ही 1:1 वेटिंग की बात कही गई, यानी कि वेटिंग को समाप्त कर दिया गया। तो अब स्टूडेंट को यहाँ पर समझना होगा कि इसका क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। इससे पहले भी कई वीडियो में इस पर हम चर्चा किए हैं, लेकिन बहुत स्टूडेंट इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि समझने योग्य बात है। जैसे रेलवे का कहना है कि पहले फेज में जो एग्ज़ाम, मतलब कि जब फिजिकल हो जाएगी उसके बाद जो वेरिफिकेशन हम कराएंगे, तो जितनी वैकेंसी है यानी 1,03,000 पूरे सीट को हम भर देंगे। तो हो सकता है कि पहले कुछ बच्चे अब्सेंट भी हों जिनका एनटीपीसी वगैरह में हो जाएगा। अब यहाँ पर भी विवाद है कि एनटीपीसी रेलवे को एनी हाउ पहले कराना होगा। पूरा प्रोसेस उसका, अगर एनटीपीसी का पहले पूरा प्रोसेस नहीं कराती है तो 99% बच्चे जिनका एनटीपीसी में रिजल्ट है वो टोटल का टोटल रिजल्ट ग्रुप डी में भी उन बच्चों का होगा। मोर देन 95%। और वो छोड़ेंगे क्यों नहीं छोड़ेंगे? ग्रुप डी ज्वाइन करेंगे कि उधर एनटीपीसी ज्वाइन करेंगे। तो एनी हाउ रेलवे को चाहिए कि एनटीपीसी हम पहले करा दें, ग्रुप डी उसके बाद हम कराएं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ स्टूडेंट को ये समझना होगा कि रेलवे ठीक है बोलती है कि हम पूरे सीट को फुल कर देंगे 1,03,000 को। मानते हैं कि जो बच्चे अब्सेंट होंगे या एनटीपीसी में जिनका फाइनल हो जाएगा या दूसरे एग्जाम में भी शुरू में जिनका फाइनल हो जाएगा, थोड़ा सा कट ऑफ डाउन करके दोबारा से बुला करके पहली बार जो अब्सेंट होंगे जितना सीट बचेगा भर देंगे। पहली बार भर देगी रेलवे, इस बात को हम मानते हैं, 1,03,000। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अभी आप देखेंगे 2018 का जो ग्रुप डी का वैकेंसी था, 11वां वेरिफिकेशन अभी रेलवे कराई है अलग अलग बोर्ड में, और तब भी जाकर के उसका सीट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीट खाली रहा है। यानी कि आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि 30 to 40% ग्रुप डी के बच्चे आगे चल करके छोड़ते हैं, जॉब को छोड़ते हैं। कारण है उसका, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अच्छे परिवार के बच्चे, कि जो कभी उस तरह का वर्क किए ही नहीं,
जो ग्रुप डी के वर्क का नेचर है, गवर्नमेंट जॉब की लालसा में, और जॉब का इतना स्कार्सिटी है गवर्नमेंट जॉब का, स्टूडेंट का मजबूरी भी है। जॉब अच्छे बच्चे हैं, मेहनत किए, रिजल्ट तो उनका हो गया, लेकिन जब वहाँ जाते हैं ड्यूटी करने के लिए तो वर्क के नेचर के हिसाब से खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, वो वर्क उनसे हो नहीं पाता है। तो मजबूरन देखा गया है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना जॉब कर करके बच्चे छोड़ देते हैं आगे चल के, नहीं हमसे ये नहीं हो पाएगा। दूसरे ऐसे बच्चे हैं कि आप देखेंगे इसमें पीएचडी जो किए हैं वो भी ग्रुप डी का भर दिए हैं, एसएससी वाले भी भरे, रेलवे वाले भरे, बीपीएससी वाले भरे, सारे बच्चे फॉर्म भर देते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे, सिलेक्शन तो उनका हो जाता है, ज्वाइनिंग भी कर लेते हैं। बाद में पता चलता है कि उसमें से बहुत बच्चों का, किसी का एसएससी में फाइनल हो गया, किसी का बीपीएससी में फाइनल हो गया, बिहार एसएससी में फाइनल हो गया, अदर स्टेट लेवल के एग्जाम्स में फाइनल हो गया, तो जिनका भी दूसरे एग्जाम में होगा स्वाभाविक है ग्रुप डी का वो छोड़ेगा। हम निजी तौर पे कई स्टूडेंट को ऐसे जानते हैं जिनका ग्रुप डी हुआ है और लगातार वो तैयारी करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, कोई और हम बता रहे हैं। तो वैसे बच्चों की संख्या जो छोड़ देते हैं 30 to 40% आगे चल करके पहुंच जाता है। माने कि रेलवे शुरू में भर देगी, लेकिन आगे जो बच्चे 2-4 महीने 6 महीने में छोड़ेंगे उसका क्या। और 30 to 40% का मतलब है कि 1,03,000 में से 30-40 हज़ार ऐसा वैकेंसी ऐसा होगा कि जो आगे चल करके वैकेंट होगा। और जो चूँकि वेटिंग को समाप्त कर दिया गया है, 1:1 रेशियो में रिजल्ट देने की बात कही है, तो आगे चल करके चूँकि वेटिंग तो है नहीं, तो आगे एडजस्टमेंट इसका होना नहीं है, और जो सीट खाली होगा अगले वैकेंसी में ऐड होगा। तो आखिर इसका शिकार कौन हुआ? यही छात्र हुए, यही छात्र प्रॉब्लम से गुजरेंगे, यही छात्र फिर से तैयारी करेंगे, फिर से पैसा देंगे फॉर्म का। इसलिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है और स्थिर से सोचने की जरूरत है कि जितनी भी बातें नहीं सुनती क्या गवर्नमेंट, बोर्ड वगैरह क्या है? कोचिंग वालों से ऐसे भी एलर्जी होता है, कोचिंग वालों को कोचिंग। लेकिन चूंकि हम लोग लगातार बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे हमसे सेंटिमेंटली लगाव एक तरीके से रहता है, तो अच्छा या खराब गुरु हैं तो ये चीज़ तो उनको आपको आईना दिखाना ही पड़ेगा कि सही क्या गलत क्या। तो बातें यही रियलिटी में गलती सर हमको ये समझना है कि बोर्ड इस तरह के सुझाव क्या वो लोग को नहीं दिया जाता है कि इस तरह से हमें करना चाहिए, या फिर आरआरबी एनटीपीसी का उतना विरोध हुआ था, उसके बाद में शिक्षकों से आखिर में बात करनी पड़ी, आप लोग से भी बात हुई थी उस संदर्भ में, कुछ न कुछ तो राय इनपुट लिया गया था, तो अब क्यों नहीं ली गई? और अगर इस तरह के फिर से विरोध प्रदर्शन होता है, बोर्ड का, रेलवे का अपना सोच है, बड़े बड़े अधिकारीगण बैठे हुए हैं जो कि नियम कानून बनाते हैं, पता नहीं उनको क्यों नहीं ये बातें समझ में आती है कि आखिर कहाँ पर बच्चे चीट हो रहे हैं, किनके साथ आप क्या कर रहे हैं। आपके भी बच्चे लिखने वाले हैं और ये किसी दूसरे देश के तो नागरिक नहीं हैं, तो गंभीरतापूर्वक इस बात को सोचनी चाहिए और सभी को इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करनी चाहिए, अगर मेरी बातें समझ में आ रही है। बहुत जेन्युइन बात है कि लोग छोड़ते हैं और ये बात से रिलेट भी लोग कर पाएंगे कि मतलब ग्रुप डी का जॉब करने के बाद छोड़ते हैं। अभी सीधा समझिए कि ग्रुप डी में कौन बच्चे जॉब करने के लिए जाएंगे। मध्यम वर्गीय भी नहीं बोलेंगे, उसका रेंज बहुत ऊपर है। निम्न मध्यम वर्गीय, लोअर कैटेगरी के जो है रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, और चूंकि इंग्लिश इसमें नहीं पूछता है तो बहुत बच्चों का जिनका इंग्लिश में दिक्कत है, साधारण परिवार के बच्चे, एकमात्र सहारा रेलवे उनको दिखता है, क्योंकि भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम रेलवे है और सबसे बड़ा नियोक्ता भी है। तो यही एक जॉब ऐसा बच जाता था, और यहाँ पर भी अगर इस तरह की बातें होंगी तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ अन्याय है। और एक आपने जो सही बात बोला कि आरआरबी एनटीपीसी वाला अगर ज्वाइनिंग पहले नहीं कराता है, पहले ग्रुप डी का हो जाता है प्रोसेस, तो निश्चित तौर पे और सीट खाली होंगी, निश्चित रूप से खाली होंगी। और एकदम गंभीरतापूर्वक इस बात को सोचने की जरूरत है। उन्होंने डेडलाइन फिक्स किया है कि मार्च अप्रैल तक हम सारा प्रोसेस पूरा कर देंगे। अभी जबकि आप देखेंगे एनटीपीसी का वेरिफिकेशन हुआ पहला राउंड का, तो निश्चित रूप से बहुत बच्चे जो पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस में दूसरे पोस्ट को प्रायोरिटी में रखे होंगे, तो
उनको कट ऑफ को थोड़ा सा डाउन करके पहला फेज में नहीं भरेगा, दोबारा से बुला करके फिर से उनका वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। तो ये तो अब रेलवे डेडलाइन तय कर दी है और रेलवे इधर बहुत सीरियस हुई भी है, बहुत फास्ट भी हुई है। तो एक होप करते हैं कि अप्रैल तक इसको पूरा कर दे और उसके बाद ग्रुप डी को पूरा करे। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन रेलवे चाह लेगी तो मैं भी इसको कर दे। इससे फायदा ये होगा कि वो छात्र जो ग्रुप डी के लिए तो एलिजिबल हैं और एनटीपीसी के लायक नहीं है, वो छात्र को जॉब मिल जाएगा। बहुत बच्चों के साथ न्याय हो पाएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि 1,15,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हैं ग्रुप डी में। 1,15,00,000 मामूली नहीं और हुआ। 1,03,000 वैकेंसी है और लगभग 55% बच्चों का उपस्थिति एवरेज रहा है। आखिर लेंगे तो 1,00,000 को ही, और बाकी अगर 70 लाख भी बच्चे अपीयर हुए होंगे एग्जाम में तो कहीं ना कहीं 69 लाख को बच्चे को तो छटना है। वैसी परिस्थिति में 35,000 वैकेंसी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि अगर एनटीपीसी नहीं की तो ये 35,000 वैकेंसी पर भी ग्रहण लग जाएगा कि 35,000 बच्चे इसको ज्वाइन करके उधर जो सीट खाली करेंगे, बाद में चल करके वही स्थिति हो जाएगी, वही कौतूहल वाली रहेगी। एक सर की क्या कट ऑफ होगा, क्या अंदाज है आपको? कट ऑफ देखिए बहुत बातों पर निर्भर करती है। जैसा अभी एग्ज़ाम हुआ पिछले बार, अगर 2018 से इसकी हम तुलना करें तो 2018 में कुल मिलाकर के 1,89,00,000 बच्चे फॉर्म भरे थे। 1,89,00,000 और इस बार 1,15,00,000 बच्चे फॉर्म भरे। एक तो अंतर बड़ा सा ये गैप दिख रहा है। दूसरा, उस समय लगभग 65% बच्चे प्रेजेंट हुए एग्ज़ाम में और इस बार लगभग 55% बच्चे, एक गैप आपको यहाँ बना। दूसरा, उस समय लगभग 62,500 वैकेंसी थी और इस बार 1,03,000 वैकेंसी है। ये बड़ा सा गैप यहाँ बना। इसके बाद आप देखेंगे कि पिछले बार नॉर्मलाइजेशन सिस्टम था। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, 2, 3, 4 मार्क्स से लेकर के 15-17 मार्क्स तक। और इस बार आपका परसेंटाइल सिस्टम है। परसेंटाइल सिस्टम में मुश्किल से 1 से 3 मार्क्स का फ़र्क पड़ेगा। तो अगर इन सारे बातों पर गौर करेंगे तो पिछली बार जो क्वेश्चन का भी जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। पिछले बार का क्वेश्चन बैंक भी उपलब्ध है, इजी टू मॉडरेट था। इस बार मॉडरेट टू टफ है। और 4 फेज में एग्जाम हुआ है तो हर फेज में थोड़ा बहुत का अंतर पड़ा है। इस बार बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत का अंतर पड़ा है। अगर एक एवरेज हम बोलें तो मे बी कि चूँकि अलग अलग जोन में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अलग हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी अलग अलग फॉर्म भरे हुए हैं संख्या के हिसाब से, तो ये वेरिएशन हो सकता है बोर्ड बाय बोर्ड। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का वेरिएशन होगा। लेकिन एवरेज जिन भी बच्चों का 60 यूआर कैंडिडेट में 60 से 62 के बीच मार्क्स आ रहा है। 1 नंबर और कम कर दीजिए, 59 से लेकर 62 तक मार्क्स आ रहा है। कुछ बोर्ड में 58 भी जा सकता है। तो उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ओबीसी का कैंडिडेट को उससे यूआर से 2 नंबर कम कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस को उससे भी 1 नंबर कम कर दीजिए। एससी के केस में 5-6 नंबर कम कर दीजिए। एससी के केस में 8-10 नंबर कम कर दीजिए। एससी एसटी के केस में आप जिनको भी 50 के आसपास आ रहा है, 50-52, निश्चित रूप से उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए जितना भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए कट ऑफ निर्धारित होगा, कम से कम 4 से 5 नंबर मिनिमम ज़्यादा रहेगा ही, 5+ ज़्यादा रहेगा ही रहेगा। उस हिसाब से कट ऑफ तय होगा। एक सवाल सर, लास्ट का ही कुछ सवालों में से एक है कि इस बार जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने लड़के जा रहे थे तो उनमें एक डर था, जो प्रीवियसली मतलब और फेज में जो एग्ज़ाम दे के लड़कन आए थे तो वो लोग कह रहे थे कि इस बार का एग्ज़ाम इतना है कि डर लग रहा है, यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम पूछ रहा है। तो ये क्या है, क्या मतलब आपके यहाँ भी लड़के इस तरह के सवाल कर रहे थे कि इतना टफ सवाल क्यों? नहीं, हाल के दिनों में जितने भी एग्ज़ाम्स रेलवे कंडक्ट किए हैं, अगर हम 2018 या उससे पहले की बात करें तो उसका तुलना अभी से हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में भारी अंतर है। आप मैथ में ही देखेंगे, टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, मैथ का ही जो क्वेश्चन का लेवल रहा है तो उसमें कैलकुलेटिव मैथ पूछा है। बहुत ज़्यादा बच्चों को समय लग रहा है।
रीजनिंग में भी देखेंगे बड़ा बड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन, बच्चों को पढ़ने में ही समय चला जा रहा है, समय खत्म जा रहा है। और करंट अफेयर्स भी इस तरह का पूछा है, डायरेक्ट बच्चों को पकड़ में आ नहीं रही है। जीएस का भी लगभग वही पोजीशन है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर टफ है तो वो सभी के लिए टफ है, ईजी है तो सभी के लिए ईजी रहता। अगर ईजी रहता तो उसमें सारे बच्चे उतना ही बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। कहना मुश्किल हो जाता है तो उसमें किसका रिजल्ट होगा, नहीं होगा। टफ में तो कम से कम ये पता चलता है कि जो बच्चे डिजर्व करते हैं, जो मेहनत किए हैं, उनका रिजल्ट होगा ही होगा। इसलिए इजी या टफ ये मुद्दे वाली बात नहीं है, ये नहीं है, ये बिल्कुल मुद्दे वाली बात नहीं है। वो तो सबके लिए इजी है, तो एकदम 100%। खैर लेकिन वेटिंग वाला मुद्दा जो है, हाँ, वेटिंग वाला मुद्दा मुख्य सीरियस सवाल है। और दूसरा हम स्टूडेंट को ये भी कहना चाहेंगे कि आखिर अगर 70-72 लाख बच्चे एग्जाम में अपीयर होते हैं 1,15,000 में से 55 से 60% अगर एवरेज आप निकालते हैं तो 70,000 होगा तो 1,03,000 बच्चों का ही, तो कहीं ना कहीं उसमें 69 लाख बच्चे तो उससे छटेंगे ही छटेंगे। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना है जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं होता है। और इलेक्शन के कारण ही अगर है, चाहे सेंट्रल में 2024 में इलेक्शन होना है, स्टेट में खास करके बिहार के संदर्भ में बात करें 2025 में होना है, तो हमको लगता है कि आगे 1 साल से 2 साल का समय वैकेंसी का गोल्डन फेज रहने वाला है, आने वाला है। हाँ, और अभी आप लगातार 3 साल तक मेहनत भी किए हैं। थोड़ा सा अगर आप एफर्ट अच्छे से लगा देते हैं, सारे स्टूडेंट एफर्ट अच्छे से लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेहनत आपको अलग रूप में देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकती है। लेकिन अगर यही 2-4-6 महीना अगर आप बर्बाद कर देते हैं, तनाव में अगर बिताते हैं या दूसरे कारण से आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो मे बी कि आपका फिर भविष्य बहुत अंधकारमय हो सकता है। तनाव लेकिन हो जाता है सर, तनाव तो स्वाभाविक है। स्टूडेंट लाइफ में कितने भी अच्छे परिवार के बच्चे हैं तो अर्थ का दिक्कत रहता ही रहता है, गार्जियन का प्रेशर रहता ही रहता है। अब बहुत सारे गार्जियन हम तो आए दिन देखते हैं, बच्चों का इसमें कोई गलती नहीं है। अरे 4 साल में रेलवे वैकेंसी देती है, एक बार मिस करेगा तो अगला बार आपको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है। लेकिन गार्जियन भी क्या करें, उनकी अपनी पेट समस्या काट करके अपना सारा कुछ करके बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन बच्चे भी मजबूरी में क्या करें। लेकिन फिर भी बहुत बच्चे जो हम देखते हैं सीरियसली लगातार मेहनत करते हैं। हम तो यही चीज़ इतने दिन के प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हैं कि जो ईमानदारी से लगा हुआ है, देर जरूर हुआ है लेकिन रिजल्ट सबका हुआ है। इसलिए बाबू ईमानदारी से मेहनत करिए सारे बच्चे, और 100% गारंटी है थोड़ा देर होगा लेकिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। चलिए, शुक्रिया सर समय देने के लिए। और यकीन है रेलवे ग्रुप डी बोर्ड जब इस बार रिजल्ट निकालेगा, ये वेटिंग वाला मुद्दा को सीरियसली इस पे विचार करेगा। और सारे पक्ष जो हैं, स्टूडेंट हैं, शिक्षक हैं, कोचिंग संचालकों से पता नहीं क्या उनकी चिढ़ है, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का हौसला इन्हीं कोचिंग सेंटर से आ रहे हैं, तो उन्हें भी आप एक पक्ष के तौर पे रखें और उनकी सलाहों को सुने, कम से कम सुनना तो ज़रूर समझें। और फिर से विवाद रिजल्ट के बाद ना हो, इसकी भरपाई और इसकी मतलब क्या जो बैठ के एक मंथना होती है वो करें और इस पर विचार करें। बाकी आगे भी कोई ऐसे ही सवाल होगी स्टूडेंट के से जुड़े मुद्दे, तो हम ज़रूर नवीन सर से या और शिक्षकों से जो इस तरह की तैयारी में करवा रहे हैं बच्चों को, हम ज़रूर सवाल करेंगे। बाकी ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब सच बिहार को जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।